चलिए बच्चों, हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। काफी दिनों के बाद आज लेक्चर डालने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा मैं आउट ऑफ जयपुर था, इसलिए थोड़ा ऐसा हुआ है। और इस इनकन्वीनियंस के लिए हमें बहुत बहुत ज्यादा खेद है। आप लोगों का प्यार बहुत बढ़िया है, और उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार ऐसे बना रहेगा। और आपका प्यार के साथ साथ हम भी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो क्या बच्चों, आप भी तैयार हो? और तैयार हो तो अब हम आगे का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, बेसिकली मैंने आपसे यहाँ तक की बात कर ली थी कि भैया हमारे जो स्टैंडर्ड हैं आईएफआरएस को हमने काफ़ी डिवीजन में किया था, क्योंकि मैंने बोला था कि इंडेस कंटेंट है 100% आईएफआरएस का कन्वर्जन है, जिसको मैंने बताया था कि कितने हमारे पास टोटल हमें पढ़ने हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले यानी इससे प्रीवियस लेक्चर में कवर करवा दी हैं। तो आज हम आगे की कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं, और आपकी स्क्रीन पर एक इंडेस नंबर दिख रहा है 1, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग देने वाला है। रीजन इसके पीछे ये है कि जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हो 3 साल की, जब आर्टिकल शिप करते हो, तो उस आर्टिकल शिप के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्योंकि जब मैं टैक्स ऑडिट करता था, तो उस टाइम पर मुझे एक 3CD फॉर्म फिल करना पड़ता था, और वहां पर मुझे ग्रुपिंग करनी पड़ती थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाने हैं। और मान लो कि ये तो वो ओनली फॉर प्रेजेंटेशन का तरीका था। लेकिन मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका किसी तरीके का एरर रह जाता है, तो उस एरर को रेक्टिफाई कैसे करना है, कोई ओमिशन हो गया है तो उस ओमिशन को किस तरीके से रेक्टिफाई करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के डेटा में कोई प्रॉब्लम है तो उसको रेक्टिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम वैसे भी 2 साल की बैलेंस शीट बनाते हैं, एक करंट ईयर की, दूसरी प्रीवियस ईयर की। तो हम प्रीवियस ईयर के डेटा को वहीं पर क्या कर सकते, रीस्टेट कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि प्रायर पीरियड का मतलब है प्रीवियस ईयर से पहले किसी भी साल के यदि एरर हुआ है, तो उसको रेक्टिफाई कैसे करना है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, ये सारी चर्चा आज हम करने वाले हैं इस लेसन के अंदर, या कहें तो इस सेशन के अंदर। आपको थोड़ा सा आपको ऐसी चीज मिलेंगी जो प्रैक्टिकल, जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तब आपको वो काम करने का मौका मिलेगा। ये बेसिकली कहें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं बैलेंस शीट एज पर इंडेक्स के हिसाब से फॉलो करूंगा। तो उसकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, प्रेजेंटेशन है, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, ये सारी चर्चा आज के सेशन में होने वाली है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, और आप अपने नोटबुक के अंदर हेडिंग डालोगे इंड एस 1, यानी कि इसको मैं कह दूं तो मैंने बोला था कि इंडेस 1 का मतलब है सिंपल सिंपल सा IAS 1। ठीक है, IAS 1, और आपके लिए इंडेस नंबर 1। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन है, थ्योरेटिकल है पूरा, लेकिन प्रैक्टिकल कंटेंट से जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाला है, जो आपकी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वहां पर किस तरीके से प्रेजेंटेशन दोगे, किस तरीके से आप फॉर्मेटिंग करोगे, किस तरीके से आप उनको एरर ओमिशन को रेक्टिफाई करोगे, वो सारा प्रोसीजर आप उसको पढ़ने को मिलेगा। हाँ, ठीक है। तो मैंने बोला कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं। अब देखो, आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ खासियत तो होनी चाहिए, कुछ आपको दिखना चाहिए प्रेजेंटेशन के तौर पर कि भाई कि बढ़िया है या नहीं है। तो देखो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे बनाओगे, यानी एक तो है ऑन एंटिटी, खुद की एंटिटी है, इससे कंपेयर कर सको अपने आपके डेटा को, भाई प्रीवियस ईयर क्या था, इस साल क्या है, कंपैरिजन बहुत होना जरूरी है। दूसरा, इसी के साथ साथ आपको यह भी देखना पड़ेगा कि किसी अदर एंटिटी के साथ भी कंपैरिजन हो सके। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिकॉर्ड इस तरीके से मेंटेन करना है कि आप खुद की एंटिटी के साथ अपना कंपैरिजन कर सकते हैं, साथ के साथ किसी और एंटिटी के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए आपको बहुत सारी बातें हैं जो आपको दिमाग में रख करके चलनी है। तो देखो, पहले बेसिकली मैं बात करता हूं, तो जैसे पॉइंट नंबर 1 की बात करता हूं, भैया ऑब्जेक्ट क्या है इसका, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है। तो बोला ऑब्जेक्ट नंबर 1, आपको बनाने 4 जनरल पर्पज। मैं शॉर्ट में लिखता चलूंगा जनरल पर्पज, आप इसको नोट भी करते चलोगे। जनरल पर्पज यानी कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाने वाले हो, जिनकी मैं चर्चा करने वाला हूं, वो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए नहीं है कि जैसे मान लो मुझे बैंक लोन लेना है तो उसके हिसाब से है, या मुझे इन्वेस्ट करना है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया ना। ये जनरल पर्पज की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं किसी एक पर्पज की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी ऑर्गेनाइज जनरल जो कोई भी देख सकता है, कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, यानी जो मेरे इंटरनल हैं या एक्सटर्नल जो यूजर्स हैं, उन यूजर्स के लिए, प्रत्येक यूजर्स के लिए रिलेवेंट होना चाहिए। तो पहला मेरा मोटिव क्या होना चाहिए, फॉर जनरल पर्पज के लिए जो बनाऊंगा। दूसरा, इस बात की इंश्योरिटी होनी चाहिए, इंश्योरिटी अबाउट
इंश्योरिटी अबाउट कंपेरिजन, कि भैया जो मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया था आपके लिए कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे हो खुद की एंटिटी से भी कंपेयर किया जा सके और किसी और एंटिटी को भी कंपेयर किया जा सके, इस तरीके से आपको बनाना चाहिए। ठीक है, और कोशिश करनी है आपको, इसमें कोशिश करनी है आपको कि भैया आपको ओवरऑल ओवरऑल ऑल रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड फुलफिल्ड विद विद मिनिमम मिनिमम कंटेंट, यानी कि कोशिश करो कि जो लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी की पूरी कंप्लाई हो जाए और मिनिमम कंटेंट के अंदर, यानी कि इस तरीके से समरी फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देनी है आपको, इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि आपका कंटेंट भी पूरा कवर हो जाए और कोशिश रहे कि मिनिमम से मिनिमम चीजें आपको दिखाने की जरूरत पड़े, यानी इस तरीके से बनाओ कि सब कुछ बढ़िया क्लियर और क्लीन दिखना चाहिए आपको। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि गचड़ पचड़ बना दिया आपने, चीजें बेकार कर दी, वो बहुत बेकार हो जाएगा। इसीलिए स्टैंडर्ड बोलता है कि आपको जनरल पर्पज के लिए बनाना है और इस बात की इंश्योरिटी भी देनी है कि जो डेटा आपने बनाया है, जो प्रेजेंटेशन दी है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, वो उससे आप अपनी खुद की एंटिटी का और किसी और एंटिटी का कंपैरिजन आसानी से कर सकें, ये बात भी आपको इंश्योर करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपको जो लॉ की जितनी भी रिक्वायरमेंट है, आईएफआरएस बोर्ड के द्वारा, आईएफआरएस के द्वारा जितनी भी आपसे रिक्वायरमेंट पूछी गई है, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट भी आप फुलफिल कर सको विद मिनिमम मिनिमम कंटेंट कवरेज के अंदर। ठीक है, वो भी आपको यहां पर देखना पड़ेगा। अब भैया इसका स्कोप क्या क्या है, पॉइंट नंबर नोट करते चलना बच्चा यहां तक। ठीक है ना, पॉइंट नंबर 2 स्कोप, क्योंकि फास्ट ट्रैक है, मैं बेटा इसका 100% लिटरेचर लिखाऊंगा, तो आई होप उम्मीद करता हूं कि एक एक स्टैंडर्ड में कम से कम मुझे 5-5 6-6 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी और जो बेहद मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए ठीक है, मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं कि आपके अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो आपको कोई भी नहीं कराता, मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपके प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत बड़ा लिंकेज होता है, जिसलिए आपको देखना बेहद जरूरी है। आइए, तो यानी कि देखिएगा, आप क्या लिखोगे, आपका स्कोप क्या क्या है, स्कोप के अंदर डालेंगे अब आप यहां से ए पॉइंट, स्कोप के अंदर अब आप यहां से डालना स्टार्ट करोगे पॉइंट नंबर 1। तो लिखिए इसमें स्कोप में एप्लीकेबल फॉर ऑल एंटिटीज इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड, यानी कि इसका मतलब होता है बेटा इंडिविजुअल सेपरेट आपको, और इसका मतलब होता है कंसोलिडेटेड, ये लिखा हुआ खुद सीएफएस कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपको जब मैं इंडेस 103 110 यानी कि ग्रुप अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा तो वहां पर इसको थोड़ा और डेप्थ में चर्चा का विषय बनाऊंगा, यानी कि ये उन सारी ये प्रेजेंटेशन जो है उन सारी एंटिटी पर अप्लाई होगा, चाहे वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए अपने, चाहे वो कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, दोनों की दोनों टाइप की एंटिटी पर ये सिमिलर पैटर्न पर अप्लाई होगा। नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉट एप्लीकेबल फॉर कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका मतलब क्या है, यानी कि इसका मतलब यह है कि जैसे हम क्वार्टरली बनाते हैं, कभी कभी क्वार्टरली भी बनाते हैं, आपके हाफ ईयरली बनाते हैं, कुछ एंटिटी बनाती हैं मंथली बनाती हैं, तो ये उनकी बात नहीं कर रहा। बेसिकली जो एप्लीकेबिलिटी है वो एनुअल वाले पर है। कौन से पर है, एनुअली, इसमें लिख लो सामने तो। ठीक है, जो क्वार्टरली बनाते हैं, हाफ ईयरली बनाते हैं, मंथली बनाते हैं, यानी कि ईयरली के अलावा जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, ये उनकी बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है जो आपके रिपोर्टिंग पीरियड का जब एनुअल बेसिस पर बनता है, चाहे वो सेपरेट हो चाहे फाइनेंशियल, हम दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो किसकी बात कर रहे हैं किसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये बात भी आपकी समझ में आती है। तो बेसिकली मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एनुअल वालों की, भैया कौन कौन से जो हैं वो एनुअल हैं उनकी मैं बात यहाँ पर करने वाला हूँ। तो इसके लिए लिखो टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन दिस स्टैंडर्ड
इन दिस स्टैंडर्ड इज फॉर प्रॉफिट, इज फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पीएसयू। इसमें टर्मिनोलॉजी भी मेंशन है कि भैया क्या क्या यूज करना किसी जगह, वो सारी बातें यहां पर भी लिखी हुई हैं। इसके अलावा लिखोगे पॉइंट नंबर थर्ड, पर्पज। पर्पज क्या बनाने का, बनाने का पर्पज क्या है, तो लिखिए टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। पहली बात बोली थी मैंने आपसे कि भैया आपको जनरल पर्पज के लिए बनाना है, लेकिन जनरल पर्पज खासकर किसका है, जो जनरल पब्लिक का है, ठीक है, जिसमें कोई भी हो सकता है। जैसे किस किस के बारे में बतानी, बताओ, असेट्स एंड लायबिलिटी। भैया बताओ ना, एंटिटी की कितनी असेट्स हैं कितनी लायबिलिटी हैं, इनका हिसाब किताब देना है, ये प्रेजेंटेशन जाएगा। दूसरा, इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं ऑफ एंटिटी के, ये भी आपको चर्चा करना है। इसके अलावा आपको कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर, कंट्रीब्यूशन ऑफ ओनर का मतलब है इक्विटी फंड, कि भैया इक्विटी फंड कितना है, और इक्विटी का मेरे बच्चे मेरे लाल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। और इसके बाद है कैश फ्लो स्टेटमेंट। पर्पस समझ में आ गया कि भैया आपकी एंटिटी की कितने खर्चे हैं कितनी इनकम है कितनी असेट्स है कितनी लायबिलिटी है, आपका कंट्रीब्यूशन ऑनर का इक्विटी कितना है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि ड्यूरिंग द पीरियड कितना कैश का इनफ्लो हुआ है कितना आउटफ्लो हुआ है, इसका भी हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां कुछ बात लिख रहा हूं मैं, क्या पॉइंट नंबर कितना है चल रहा है बताओ, पॉइंट नंबर 4। अब से आपका लिटरेचर थोड़ा इंपॉर्टेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 लिखो, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद कंपेरिजन, विद कंपेरिजन। देखो क्या कहना चाहता हूं मैं, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, एक बात तो क्लियर है, तो आप क्या क्या बनाओगे, दो बैलेंस शीट बनाओगे, आप दो पीएल बनाओगे, दो का मतलब है एक करंट ईयर का एंड प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का, ठीक है, और इसके साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी भी दो बनाओगे। इसके अलावा आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे, तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ये भी दो बनाओगे, और नोट्स टू बी अकाउंट्स, नोट्स नोट्स टू बी अकाउंट मटेरियल इफ एनी। अब देखो, मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं आपसे, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, तो ये बात आपके दिमाग में आपको फिट करनी पड़ेगी कि भैया आपको बनाना कैसे है। तो मैं एक छोटा सा आपको एक फॉर्मेट दे रहा हूं, और उस फॉर्मेट से इसको थोड़ा और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझने की हम कोशिश करेंगे। मैं आपको एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना रहा हूं, और उस बैलेंस शीट के फॉर्मेट से इसका थोड़ा सा बेस समझने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले बोला था ये सेशन पूरा बोरिंग होने वाला है, लेकिन आपके रियल जब प्रैक्टिस करोगे, आप उस टाइम पर आपको बड़ा काम का है, या फिर आपने ट्रेनिंग की है, तो आप इनको इजीली लिंक कर पाओगे। ठीक है, जैसे मान लो ये आपके पास दे रखा है, मेरे पास मान लीजिएगा ये बैलेंस शीट दे दी, ये बैलेंस शीट है, इसको हम स्टेटमेंट ऑफ
फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं, या बोले तो हम SOFP, SOFP बोलते हैं। तो ये मेरे पास बैलेंस शीट है, मान लो यहां पर है इक्विटी, यहां रिजर्व एंड सरप्लस है। तो बेटा ये करंट ईयर के हैं और ये प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। 2 साल का डेटा आपको बनाना पड़ेगा जिससे आप कंपैरिजन कर पाओगे कि भैया इस साल क्या, अगले पिछले साल क्या हुआ था। ये आपको वैसे ही आपको कैश फ्लो बनाना है, ऐसे ही आपको पीएल बनाना। 2 साल की इंफॉर्मेशन आपको हर साल देनी पड़ेगी। तो मैं इसी के पीएल ले लूं, पीएल का फॉर्मेट भी रेवेन्यू है, यहां पर भी दिखानी है आपको और यहां की भी दिखानी है, ठीक है। कॉस्ट टू गुड्स सोल्ड ये है, ये भी आपको दिखानी है, ठीक है। तो ये आपको बतानी पड़ेंगी इस तरीके से। 2 साल का डेटा आपको बनाना है, इसमें कोई सोचना नहीं है। तो जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो इस बात को बेहद ध्यान रखोगे कि जो जो आपके स्टेटमेंट बनने वाले हैं, जैसे चाहे वो कैश फ्लो का स्टेटमेंट हो, चाहे पीएल का हो, चाहे चेंज इन इक्विटी का हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियल सिचुएशन का हो, तो आपको 2 साल का कम से कम बनाना है। ये आपका मैंडेटरी है, चाहे आपके पहले आईएफआरएस लगते थे, यानी फर्स्ट टाइम एडॉप्शन है, या आपका कंटिन्यूसली एडॉप्शन है, ठीक है। अब इसको थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं कि है क्या चीजें, क्या है आपके बेहतर के लिए। अब कभी कभार ऐसा होता है कि भैया 2 साल से काम नहीं चलता, 2 साल से कब नहीं, लिखो वेन वेन सिचुएशन अराइज रिक्वायरमेंट ऑफ प्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको ऐसी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हैं जिनमें आपको 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी मेरे पास कुछ सिचुएशन है, उनको आप दिमाग में रखोगे, ठीक है। बेसिकली आपको 2 बनाने हैं, लेकिन ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहां पर, या कौन कौन सी सिचुएशन अराइज होंगी जहां पर आपको 3 तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। तो यहां पे लिखोगे क्या, सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 1 क्या सर 3 साल का भी पॉसिबल है? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो लिखिए इसमें, इफ इफ रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट इम्पैक्ट ऑफ चेंजेज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी का इंपैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव देना है। जैसे मान लो आज आपने अडॉप्ट किया और उसका इंपैक्ट आपको 3 साल के बाद भी देना है, 2 साल के बाद देना है। इस साल हुआ तो इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप उसको क्या कर दोगे, रेक्टिफाई, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट आप बना ही रहे हो तो उसमें आप रीस्टेट कर दोगे। लेकिन मान लो उसके बाद भी आपको उसका क्या करना पड़े, इंपैक्ट देना पड़े, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको 3 बैलेंस शीट बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो सिचुएशन 1 के अंदर लिखो केस ए, इसमें क्या लिखोगे, केस ए इन 1, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के अंदर कौन कौन से सरकमस्टांसेस क्रिएट हो सकते हैं इन द ईयर, एग्जांपल दे रहा हूं, इन द ईयर 2024 और 25, एक्स लिमिटेड चेंजेज चेंजेज कॉस्ट मॉडल टू रिवैल्यूएशन मॉडल ऑफ पीपी फ्रॉम 2021 से 22। ड्यू टू दिस चेंजेज पीपी इंक्रीज बाय रुपीज 10,000। इवेल्युएट, मेरे क्वेश्चन को समझो मैं क्या कह रहा हूं। आप पहले रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करते थे, अब आप कॉस्ट मॉडल यूज करना चाहते हो। और इस चेंजेज, ये क्या कहलाता है, चेंजेज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। जब स्टैंडर्ड आएगा चेंजेज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्या क्या होगी तो वहां पर बात करूंगा डेफिनेटली, ठीक है ना। अभी मैं क्या कह रहा हूं,
आप पहले रिवैल्यूएशन मॉडल लगाते थे पीपी के वैल्यूएशन के, जब आपके लिए इंडेस 16 पीपी पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये बात पता लगेगी कि कॉस्ट मॉडल में क्या होता है, रिवैल्यूएशन में क्या होता है। ये बेसिकली अभी मेरे चर्चा का विषय है नहीं है। जब स्टैंडर्ड आएगा तब डेफिनेटली इन डेप्थ बात करने वाला हूं। तो मैंने क्या बोला कि मैंने बोला भैया देखो, आप पहले रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करते थे, अब आप कॉस्ट मॉडल यूज करना चाहते हो। यदि अब आप कॉस्ट मॉडल यूज करना चाहते हो तो आपके कॉस्ट मॉडल यूज करने की वजह से आपकी पीपी की वैल्यू बढ़ गई। कितने से? 10,000 से। और आपने अकाउंटिंग पॉलिसी कब सेलेक्ट की है? 2024-25 में। आपको 2021-22 को पीपी खरीदी थी आपने, तो आपके आपका इंपैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव जाएगा। बोलो हाँ है ना? तो रेट्रोस्पेक्टिव देना है तो यहां पर मैं इवेल्यूएशन का, देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपसे, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं आपसे, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपसे, क्या? देखो, ये आपके पास टाइमलाइन दे रखी है, ये टाइमलाइन दे रखी है आपके पास। क्या हो गया है? ठीक है, ये टाइमलाइन आपके पास दे रखी है। अब देखो, ये टाइमलाइन के साथ साथ आपके पास ये दे रखा है। अब वो कहां? 2024-25 को खड़े हो, आप यहां पर खड़े हो, और आपने यहां पर क्या बोल रहा? क्वेश्चन आपका बोल रहा है आपने कॉस्ट मॉडल एक्स लिमिट चेंज कॉस्ट मॉडल टू रिवेल, सॉरी, आप पहले कॉस्ट मॉडल यूज करते। पहले ओल्ड पॉलिसी आपकी क्या थी बताओ? कॉस्ट मॉडल। अब बताओ न्यू पॉलिसी आपने एडॉप्ट क्या किया बताओ? न्यू पॉलिसी एडॉप्ट किया आपने रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, पहले कॉस्ट था, अब रिवैल्यूएशन। अब इसकी वजह से आपकी पीपी चेंज हो गई 10,000 से, और आपको इंपैक्ट देना 2020 से 21 लेकर, यही ना डेट आपकी? 21-22 से, 21-22 से। तो मुझे बताओ आपको बैलेंस शीट कहां बनानी पड़ेगी? एक तो 24-25, बोलो हाँ है ना? 24-25 की बनेगी। आपने 23-24 की बनाई होगी, बोलो हाँ या ना? ये प्रीवियस ईयर था, ये आपका करंट ईयर था। अब आपको यहां पर 22-23 की और बनानी पड़ेगी, वहां पर से आपको इंपैक्ट मानना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए आप किस तरीके से करोगे? ठीक है, तो आप यहां पर जाकर के, मैं एक छोटा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना रहा हूं और उसको ध्यान से देखोगे आप। देखो, ये है आपका करंट ईयर, ये आपका प्रीवियस ईयर, और ये है आपका कब का बताओ? 1/4/23 को। मैं क्लोजिंग बैलेंस में नहीं जाऊंगा, मैं 1/4/23 के ओपनिंग को सुधार दूंगा। सोच के देखो ना, आप यहां पर जाकर 22-23 है, आप 2022-23 में, यानी कि यहां की क्लोजिंग की बात करने से बेटर है कि आप 1 अप्रैल सुधार लो। यानी आपने 1 अप्रैल को रेक्टिफाई किया, इसका मतलब यही हुआ कि आपने 31 मार्च 23 को किया है। तो यहां पर जो है आप करोगे क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप बना लोगे, यहां इंपैक्ट दे दोगे, क्योंकि इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों साल का अभी बनाने वाले हो, तो इसमें रीस्टेट आराम से हो जाएगा। तो यहां पर लिखोगे क्या? रीस्टेट। यहां पर क्या लिखोगे? रीस्टेट। यहां पर लेकिन यहां पर आपको चेंज डालना पड़ेगा, और यहां पर एक एंट्री डालनी पड़ेगी, पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। और बताओ यहां पर क्या बनेगी? ये तो हो गया। अब यहां पर डेप्रिसिएशन डालते रहोगे, बोलो हाँ या ना? इन 2 साल में डेप्रिसिएशन डिडक्ट करते रहोगे, बोलो हाँ या ना? ये डालते ही यहां पर एक एंट्री होगी, क्या की? डेप्रिसिएशन की। एक तो आपका ये इंक्रीज होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कब वाले में? 1/4/23 को, इसको इंक्रीज कर दोगे हाँ या ना? इस साल डेप्रिसिएशन लगाओगे आप, ठीक है। और यहां लगाने के बाद फिर आप क्या करोगे? यहां डेप्रिसिएशन, यहां डेप्रिसिएशन, ठीक है। आप अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको यहां से हटा दो, क्योंकि मेरा काम नहीं है, ठीक है। इसको भी नोट कर लो। लो, ये है आपके मान लो बैलेंस शीट या पीपी, बैलेंस शीट में पीपी।
तो पीपी का क्रिएशन इस तरीके से होगा। क्लियर है कहानी तक? यानी कि करंट ईयर प्रीवियस ईयर तो आप आज बनाओगे, तो उसको बोलते हैं रीस्टेटेड। क्या बोलते हैं? रीस्टेटेड। क्योंकि आज और कल 2 दिन तो हम कर देंगे, हम उसको वापस से खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो पिछले तीसरे साल में, आप पिछले साल की ना खोल करके उस अगले साल का ओपनिंग खोल लो, बात बराबर पड़ेगी। तो 1 4 2 3 बैलेंस शीट ध्यान रखना, वहां मैं 2022 और 23 में नहीं करूंगा, मैं 1 अप्रैल 2023 को सुधार करूंगा। और जैसे 1 अप्रैल 2023 रेक्टिफाई होगा तो ऑटोमेटिक आपका प्रीवियस इंपैक्ट उस पर चला जाएगा। ठीक है, यहां तक का नोटिंग करोगे आप, और देन उसके बाद फिर आगे बढ़ोगे। ठीक है, और मान लो आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पिछले साल से देना है, तो 3 नहीं बनाने, 2 ही बनाने हैं आपको। ठीक है, मान लो यही सुधार आपको कब करना होता, जैसे यहाँ 21 22 है, मान लो 22 23 से करना होता तो दिक्कत ही नहीं थी। 22 23 से तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां से हम सीधे सीधे 23 24 यहाँ कर लेते और यहाँ से इसको हम यहाँ कर लेते, तो बेहद आसान हमारे पास कैलकुलेशन हो जाती। चलिए, सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 2। केस बी में कुछ नहीं था, प्रीवियस ईयर का था बस, इसलिए मैंने बात नहीं की। करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी समझो आप। मैं कह रहा हूं आज आप खड़ो 2023 24 में, ये करंट ईयर है। 2022 और 23 ये आपका प्रीवियस ईयर है। और प्रीवियस ईयर से बाद के या उससे पहले के जो भी ईयर है, इनको बोलते हैं प्रायर पीरियड। प्रायर पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब यहां तक तुम रीस्टेट में कर देते हैं, यहां पर भी रीस्टेट लगा दो, क्योंकि 2 साल की बैलेंस शीट तो आप इसी साल बनाओगे। 31 3 2024 को आप 23 24 की और 22 23 की बैलेंस शीट बनाओगे, तो यहां तो इमीडिएटली उसको क्या ओपन करोगे बैलेंस शीट को और उसमें रेक्टिफाई डाल दोगे, तो यहां तो आसान है। लेकिन यदि प्रायर पीरियड कुछ उसमें आपको एरर हुआ है और उसका इंपैक्ट वहीं से आना है, तो आप यहां की बैलेंस शीट फिर और बनाओगे। ठीक है, लेकिन यहां की बैलेंस शीट वही 1 4 की बनाओगे और वहां कर दो। अब समस्या देखो, 2 जगह है समस्या, 2 जगह है। यदि रेक्टिफाई बैलेंस शीट में करना है तो बेहद आसान है, लेकिन रेक्टिफाई पीएल में करना है तो बेहद मुश्किल है। सर क्यों? क्योंकि पीएल तो इस साल ओपन होगा, इस साल ही क्लोज हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? पीएल इस साल ही ओपन होगा, इस साल ही क्लोज हो जाएगा, क्योंकि पीएल तो बनता है साल का है, तो वो ओपन नहीं हो सकता। लेकिन बैलेंस शीट री ओपन हो सकती है, बैलेंस शीट री ओपन हो सकती है। इसलिए स्टैंडर्ड बोलता है कि यदि पीएल में है तो आप आकर के इस साल प्रॉफिट में सुधार करोगे, लेकिन बैलेंस शीट में है तो पुरानी वापस जाओगे और मॉडिफाइड करोगे। बट मॉडिफाई जब होगी प्रायर पीरियड तो 1 अप्रैल वाली में होगी, ना कि उससे प्रीवियस वाली बैलेंस शीट में। क्लियर है? और डालो सिचुएशन नंबर 3। डालो सिचुएशन नंबर 3। सिचुएशन नंबर 3, एंटिटी एडॉप्शन, एंटिटी एडॉप्शन आईएफआरएस फर्स्ट टाइम। ये तब भी होगा आपके लिए IFRS 1 इसी के बारे में बात करता है। IFRS 1 इसी के बारे में बात करेगा कि कोई एंटिटी फर्स्ट टाइम एडॉप्शन कर रही है तो उसकी बैलेंस शीट क्या करनी पड़ेगी, आपको रेक्टिफाइड करनी पड़ेगी। तो आप बैलेंस शीट रेक्टिफाई को, वहां 3 बैलेंस शीट बनेगी, करंट ईयर प्रीवियस ईयर तो बनेगी और वो 1 4 वाली भी बनेगी। ठीक है, यदि फर्स्ट टाइम एडॉप्शन हुआ है तो उस केस के अंदर आपके 3 बैलेंस शीट बनेंगे। तो 3 बैलेंस शीट के हमारे पास 3 केस हैं। बताओ क्या, मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूं। पहला, 3 बैलेंस शीट कब कब बनेंगे, 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब कब बनेंगे। तो मैंने बोला पहला, बताओ क्या पहला। मैंने बोला, बाबू देख सुन ना मेरे बच्चे, मैंने बोला यदि, यदि क्या, यदि बताओ ना, यदि आपका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है वो पिछले से आ रहा है तो बनेगी। सेकंड केस मैंने बोला कि यदि ऐसा हो सकता है ना कि आपका जो आपने जो एरर हैं वो आपके प्रायर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने फर्स्ट टाइम
फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी IFRS का एडॉप्शन किया हो, तो भी ये पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब क्या है, आपको कुछ एडिशनली और देने हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन, मैंने क्या बोला, बेसिकली जनरली जनरली आपको दो बैलेंस शीट, दो पीएल, दो चेंजेज इन इक्विटी का स्टेटमेंट, दो कैश फ्लो, ये सब दो दो बनाने हैं। तीन केस अलग हैं जहां पर आपको तीन बैलेंस शीट बनाने पड़ेंगे, तीन बैलेंस शीट। तीन पीएल नहीं बन सकते बाबू, तीन पीएल नहीं बन सकते, क्योंकि पीएल ओपन हो ही नहीं सकता। बैलेंस शीट अब 3 साल वाले, 4 साल पुराने, 5 साल वाले खोल सकते हो, लेकिन पीएल नहीं खुलता है, क्योंकि एक बार पीएल क्लोज हो गया वो उसी साल का होता है, वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, आप ओनली फॉर प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, दो पीएल में आप एडजस्टमेंट डाल सकते हो। इसके बाद के पीएल में आप एडजस्टमेंट डाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि पीएल कभी ओपन ही नहीं होता है। ठीक है बेटा, ये बात आपको दिमाग रखनी है। अब देखो, इनके अलावा आपको क्या क्या स्टेटमेंट और देने पड़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो इसमें या डालो इसमें, एडिशनल एडिशनल कमेंट्री। भैया और क्या कमेंट्री है, आपको नहीं पता हो बता दूं मैं आपके लिए, एडिशनल स्टेटमेंट और देने पड़ेंगे आपको, एडिशनल स्टेटमेंट। ऊपर वाले मैंडेट हैं, जैसे BAS वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, EVA इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, HRA ह्यूमन रिसोर्सेज एडेड, इसके अलावा ESG इकोनॉमिक सोशल जनरेटर, कुछ ऐसे स्टेटमेंट हो, सब्सटेंशियली रिपोर्टिंग, CSR ये इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, ये थ्योरिकल जुड़े भी हैं इस बार आपके सिलेबस का पार्ट, CA फाइनल में इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है, CSR है, ये थोड़े थोड़े जोड़े गए हैं, तो ये रिपोर्टिंग भी आपको इन एडिशन में देनी पड़ेगी। नोट करने की जरूरत है नहीं इस वाले पॉइंट को, क्योंकि ये आपका ऐसा ही है। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली बनाने पड़ेंगे। अब मैं सीधा सीधा आता हूं कहां पर बताओ, जो आपकी फंडामेंटल अजम्पशन है, जो फंडामेंटल अजम्पशन मैं एक बार गो थ्रू करा देता हूं आपके लिए। तो आपकी फंडामेंटल जो अजम्पशन है वो क्या क्या हो सकती है, तो बोला क्या, देखो फीचर क्या होना चाहिए, फीचर, इस पॉइंट को डाल लो आप। पॉइंट नंबर कौन सा है बताओ, कौन सा है, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, क्या बोला गया, क्या बोला गया, फीचर्स, फीचर्स ऑफ जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या पर्पज है, तो मैं तीन चीज लेके जा रहा हूं। एक है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, ट्रू एंड फेयर व्यू। सर क्या बातें कर रहे हो आज आप, कैसी कैसी बातें कर रहे हो, ट्रू एंड फेयर। और दूसरा है गोइंग कंसर्न, और तीसरा है जो आपको पता है अच्छे से, अक्रूवल। और इसके बाद दो तीन पॉइंट और ले लो आप इसके अंदर, और उसके बाद है क्या, मटेरिटी एंड एग्रीगेटिव, एग्रीगेटिव। और इसके अलावा ऑफसेटिंग। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग। बस ये लिखना है, मैं समझा रहा हूं उनको, आपको इसमें लिटरेचर लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं है। देखो मैंने कुछ फीचर लिखे हैं, बेसिकली मैं तीन फीचर की ज्यादा बात करूंगा, तीन फीचर की मैं ज्यादा बात करूंगा। इनके लिए आपके CA फाइनल की बात करते थे, चैप्टर बना रखे हैं उन्होंने, क्या बना रखे हैं, चैप्टर्स। ठीक है ना, बट मैं इसको टॉपिक वाइज लेके चल रहा हूँ। ये स्टैंडर्ड जो है इनका चैप्टर बना रखे हैं, मैं चैप्टर ना बना के इनका एक टॉपिक बना दिया और टॉपिक के थ्रू में लेके चल रहा हूँ। देखो प्रेजेंटेशन ट्रू एंड फेयर, इसका मतलब क्या होता है बताओ। ट्रेंड आपने देखा होगा, आप बेसिकली अभी सारे बच्चे हैं, आर्टिकलशिप खूब सबने की है, बोलो हाँ या ना, आर्टिकलशिप सबने की है, CMA वाले बच्चों को पता नहीं मुझे, लेकिन CA वाले बच्चों ने सबने आर्टिकलशिप की है 3 साल की। क्लियर है, अब देखो ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू,
इसको दोनों नोट कुछ भी नहीं करना है, बस ये करने हैं आपको जो लिखा दिया, जो आपको माइंड में रखने हैं। क्योंकि कभी थ्योरम के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भैया बताओ क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हो सकते हैं जो आप स्टेटमेंट बनाओगे, उनका क्या खास बात होनी चाहिए। तो खास बात को मैं समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने बताओ क्या बोला। पहला बोला प्रेजेंटेशन ट्रू एंड फेयर। प्रेजेंटेशन ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या है? आपने देखा होगा जब आप रिपोर्ट बनाते हो, जब ऑडिट रिपोर्ट बनाते हो, तो नीचे लिखते हो हमारी नजरों में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब बढ़िया है। बोलो हाँ और ना। लेकिन आईएफआरएस बोलते ना। आपने जो ओपिनियन दिया है ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है? क्या आपकी नजरों से देखना है हमें? आप तो अपना ज्ञान पेल दोगे, बोलो हाँ या ना। आप जब अपना ज्ञान दोगे, हमें आपका ज्ञान नहीं चाहिए, हमें चाहिए आईएफआरएस का ज्ञान, बोलो हाँ या ना। तो यानी कि स्टैंडर्ड बोलता है ट्रू एंड फेयर व्यू का वो मतलब नहीं है जो आप निकालते हो कि हमारी नजरों में, हमने जितना चेक किया है, हमने एवेल्यूशन के बाद पता लगा है कि ये सबको ठीक है हमारे हिसाब से। आपको आपके हिसाब से नहीं लगाना बेटा। आपको कहना है कि ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब है आपने ऑल ऑल कंप्लाई इंड एएस। बात को समझो। यानी कि आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, जो आपने प्रेजेंटेशन दी है, आपने जो प्रेजेंटेशन दी है, आपने जो डिस्क्लोजर दिए हैं, आपने जो डिस्क्लोजर दिए हैं, आपने जो ट्रीटमेंट किया है, आपने इवेल्युएशन जो किए हैं, वो सारे के सारे एज पर क्या इंड एस हैं। यानी कि आईएफआरएस को कंप्लाई करते हुए किए हैं। यदि ये ऐसा है तो ट्रू एंड फेयर व्यू है। मेरी बात को समझो। आपके ट्रू एंड फेयर व्यू का जो आपने समझा है और जो किया है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि वो एस के हिसाब से कल्चर था मेरे बाबू। अब इंडेस है, इंडेस क्लियर बोलता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू का वो नहीं कि मेरी ओपिनियन में सब ठीक है ना। आपकी ओपिनियन अपने घर पे लेके जाओ, आपको यहां नहीं बतानी है। जब से आईएफआरएस आए, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है, चीजों की और ट्रांसपेरेंसी बदली है, अकाउंटेबिलिटी भी आई है। तो यहां पर चार्टेड अकाउंटेंट की अकाउंटेबिलिटी बनती है कि उसको करना क्या है। तो देखो क्या कहता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब जो आप समझते हो वो नहीं है। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब है आपने जो रिकॉर्ड बनाए हैं, जो आपने डिस्क्लोजर दिए हैं, जो आपने प्रेजेंटेशन दिए है, वो सारी की सारी एज पर आईएफआरएस की गाइडलाइंस, उनके प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए दी है। जितनी रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड ने मांगा है आपने दिया, जिस तरीके से दिखाने के लिए बोला आपने दिखाया, जिस तरीके की रिपोर्टिंग करने आपने रिपोर्टिंग की। इसका मतलब होता है ट्रू एंड फेयर व्यू। मेरी बात क्लियर है यहां तक समझ में? आप अपना ज्ञान मत बांटें। जो लिखा है ना रिपोर्ट में, हमारी ओपिनियन के हिसाब से सब कुछ बढ़िया है। जैसे आप सीवी बनाते हो तो लास्ट लिखते हो ना आपका कि मेरे सब कुछ बढ़िया है, मेरे हिसाब से सब बढ़िया है, मैं ट्रू एंड फेयर व्यू दिया, सब बड़ी सच सच लिखा है ना। आपका हिसाब अपने घर पर रखना है। आपको यहां पर सिंपल और क्लियर और क्लीन रखना है भैया कि आपने जो स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए हैं या नहीं बनाए। स्टैंडर्ड में जो रिक्वायरमेंट थी वो आपने फुलफिल की है या नहीं की है, यही बात आपको बतानी है। यदि आपने स्टैंडर्ड को पूरी तरह कंप्लाई किया है तो आप बोलोगे ट्रू एंड फेयर व्यू, अदरवाइज आप ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बोलोगे। जहां पर आपने किसी और इंफॉर्मेशन का सारा लिया है, आपने कोई और ट्रीटमेंट किया है, तो उसके बारे में क्लियरली मेंशन करोगे कि यहां पर इसलिए हमने रीजन भी दोगे कि हमने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। तब जाकर के बोला जाएगा ट्रू एंड फेयर व्यू। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? ये बात वही है जो आप पहले जब भी धंधा स्टार्ट करोगे तब ये बात मानते हुए करोगे कि हमारा बिजनेस लगातार चलता रहेगा। लिक्विडेशन का हमने सोचा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम सोचे लिक्विडेट कब करेंगे, लिक्विडेट के बारे में नहीं सोचा। ये लगातार चलता रहेगा, कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट तरीके से वो काम करना। अक्रूरल आप जानते हो, ट्रांजेक्शन अकर होते ही आपको एंट्री डालनी है। यदि इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है तो उस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग करनी ही पड़ेगी। मटेरियलिटी इंपॉर्टेंट चीज को दिखाना पड़ेगा। एग्रीगेट और एग्रीगेट भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ऑफसेटिंग मतलब इनकम खर्चे का सेट ऑफ करना, ठीक है। तो ये वो बातें हैं जो शायद मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। बस तीन बातें थी मोस्ट, और बाकी बातें आप बुक से पढ़ोगे तो भी ये बातें आपको इजीली समझ में आएंगी। बस ये बात मुझे जो बतानी थी वो ट्रू एंड फेयर व्यू की बतानी थी, क्योंकि अब तक हमें प्रैक्टिस में एक ही बात दिमाग में आती है कि हमारी नजरों में ये फाइनेंशियल स्टेट में सब बढ़िया है। ऐसा नहीं करना, आपकी नजर को घर पर रखना बाबू। आपका ज्ञान घर पर रखो, यहां नहीं। यहां तो आपको बताना कि स्टैंडर्ड की कंप्लायंस की या नहीं की है। यदि स्टैंडर्ड की कंप्लायंस की है तो दैट इज ट्रू एंड फेयर व्यू, अदरवाइज ये नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको और भी ध्यान में रखना है। अब हम थोड़ा थोड़ा हम बात करते हैं, और अब हम चलते हैं अपने फॉर्मेट की तरफ, स्ट्रक्चर की तरफ, और हम बात करेंगे इसके बारे में। चलिए, तो पॉइंट नंबर 6, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट्स ऑफ SOFP। इसका मतलब है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन
और आपकी देसी भाषा में जिसे बोलते हो आप बैलेंस शीट। क्लियर है? तो बैलेंस शीट में क्या क्या कंटेंट आएगा, उसका क्या स्ट्रक्चर है, ये बात करूं। मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। अभी जो बोलने वाला हूं या जो लिखने वाला हूं उसको नोट मत करना आप, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि वो आपका बेसिकली मुझे आज समझाना नहीं चाहिए था, वो आपको इंटरमीडिएट में ही क्लियर हो जाना चाहिए था। बट फिर भी किसी का डाउट हो तो मैं चीज कुछ बताने वाला हूं आपके लिए। हेडिंग ये डालनी है, क्या लिखना है वो मैं बताऊंगा। अभी जो मैं समझा रहा हूँ लिखना नहीं है, बस समझना है आपको, ठीक है? देखो, सीए फाइनल और सीएमए फाइनल, दोनों का फाइनल का कोर्स कंटेंट सिमिलर है। एक बस फर्क आता है तो आपके सीए वाले बच्चों का ऑडिट आता है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की होती है, और सीएमए वाले बच्चों के लिए कॉस्ट ऑडिट का डिफरेंस आता है। ठीक है, अब देखो, जब आप इंटरमीडिएट में होते हो तो इंटरमीडिएट के अंदर आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाए जाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ कहां दे रखे हैं आपके लिए। शेड्यूल थर्ड ऑफ कंपनी एक्ट 2013, ये क्या बताता बेटा? ये फॉर्मेट देता है ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। ठीक है, अब देखो, आपका जो शेड्यूल थर्ड है, शेड्यूल थर्ड है, उसमें तीन डिवीजन है। डिवीजन फर्स्ट, डिवीजन सेकंड और डिवीजन थर्ड। डिवीजन फर्स्ट में फॉर्मेट ही है, क्योंकि शेड्यूल थर्ड है, तो शेड्यूल थर्ड तो फॉर्मेट पर भी अप्लाई होता है। तो डिवीजन फर्स्ट में किसके फॉर्मेट हैं? तो बोलता है कि ऐसी कंपनियां जो एएस कंप्लाई करती हैं। बोलो, एएस कंप्लाई वाली कंपनियां यहां पर आएंगी, और ऐसी कंपनियां जो इंडेस कंप्लाई करती हैं, इंडेस कंप्लाई, उन पर डिवीजन सेकंड ऑफ शेड्यूल थर्ड ऑफ कंपनी एक्ट 2013 अप्लाई होता है। और जो आपकी एनवीएफसी हैं, उन एनवीएफसीओ पर आपका डिवीजन थर्ड और शेड्यूल थर्ड लगता है। बोलो हाँ या ना? आपने शायद नहीं पढ़ा होगा तो बता दूं आपके लिए, डिवीजन तीन होती है शेड्यूल की। फर्स्ट में एएस वाली कंपनियां, बी में इंडेस वाली, और तीसरे में एनबीएफसी। अब हमारा कोर्स कंटेंट का पार्ट ये तो है नहीं है, ओनली फॉर क्या है ये। तो मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चे, तो आप पर कौन से वाले फॉर्मेट अप्लाई होने वाले हैं? बोलो ना, आप पर बताओ कौन से फॉर्मेट अप्लाई होने वाले हैं? बोलो, क्या ये वाले? बोलो हाँ या ना? क्या ये वाले अप्लाई होने वाले, नहीं होने वाले? होने वाले हैं, तो मैं इसी की बात कर रहा हूं। तो यानी कि अब मैं जो फॉर्मेट पढ़ाने वाला हूं वो ओनली फॉर डिवीजन सेकंड ऑफ शेड्यूल थर्ड ऑफ कंपनी 2013 की बात करूंगा। ठीक है बेटा, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए याददाश्त दिलाया था। यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपने इंटरमीडिएट तक पढ़े हैं वो आपने डिवीजन फर्स्ट के पढ़े हैं। अब जो पढ़ने वाले हो वो अब डिवीजन सेकंड के पढ़ने वाले हो। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इसको 1 मिनट का टाइम तो लिया है, लेकिन बता दिया एक ओवरव्यू। तो मैं आप ब्रैकेट में लिख दूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, डिवीजन सेकंड ऑफ शेड्यूल थर्ड ऑफ कंपनी एक्ट 2013, ये आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिमेंबर रखना है आपको। ठीक है, ये एमसीक्यू के पर्पज से आपके लिए बढ़िया है, ये एमसीक्यू के पर्पज से बढ़िया है आपके लिए। ठीक है, एमसीक्यू के पर्पज से बढ़िया है ये। चलिए, अब इसी चीज को थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया है क्या और चीजें क्या है। देखिए, अब आप इसमें लिखोगे क्या? पॉइंट नंबर 1, अब लिखना स्टार्ट करोगे। पॉइंट नंबर 1 लिखिए इसमें, एन एंटिटी, एन एंटिटी सेल क्लियरली, क्लियरली आइडेंटिफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिस्टिंग्विश देन फ्रॉम अदर स्टेटमेंट, अदर स्टेटमेंट। एन एंटिटी, एन एंटिटी मस्ट डिस्प्ले
फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन SOFP। SOFP मतलब समझा चुका हूं, और वर्ड लिखा मस्ट, वर्ड लिखा है मस्ट, ठीक है। इसका भी थोड़ा सा ख्याल रखना है आपको। ऐसा नहीं कि मस्ट लिख दिया तो लिख तो दिया, लेकिन काम मस्ट नहीं है आपका, वो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। काम भी आपका मस्ट होना चाहिए, अदरवाइज आप मारे जाओगे। क्या क्या? नेम ऑफ एंटिटी, एंटिटी, नेम ऑफ एंटिटी, और लिख लो इसमें रिपोर्टिंग। सर ऐसा क्यों? जब CFS बनाओगे ना कंसोलिडेटेड, तो वहां पर दिक्कत आती है इसको लेकर के, इसलिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ SFS और CFS, इसका मतलब है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब है कंसोलिडेटेड। मैंने बोला ना आपसे, जब आप CFS बनाओगे तो वहां दिक्कत आती है, इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि भैया आपका SFS है या CFS है, ये भी बताना पड़ेगा आपको। तीसरा, ईयर एंड, ईयर एंड रिपोर्टिंग डेट, आपका ईयर एंड बताना रिपोर्टिंग डेट को। इसके अलावा प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन करेंसी, क्योंकि एंटिटी रिपोर्टिंग एंटिटी किस करेंसी में रिपोर्ट करेगी, ये बात भी आपको बतानी पड़ेगी। इसके लिए लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ, लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ, आप देखा होगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो ऊपर लिखा होता है अमाउंट इन हजार, लाख, तो वो भी बताना पड़ेगा आपको। ये मस्ट है, ध्यान रखना, ये मस्ट है। एप्रोप्रिएट हेडिंग, एप्रोप्रिएट हेडिंग फॉर पेजेज, पेजेज, स्टेटमेंट, नोट्स, कॉलम। भैया आप अनेक्जर जब बनाओगे ना, ये बात भी ध्यान रखनी है किस पेज पर क्या चीज लिखी हुई है, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करने वाले को दिक्कत ना आए। जो चीज को देखनी है वो जाकर के उसी पेज, फॉर्मेट, कॉलम, नोट नंबर, जहां पर जाकर के जाके इजीली देख सके। ऐसा नहीं कि आपने बना दिया, ऐसा नहीं कर, ऐसा नहीं करना है। आपको हर बात क्लियरली मेंशन करनी पड़ेगी कि कौन से पेज पर कौन सी डिटेल है, जिससे सामने वाला इंसान, सामने वाला यूजर उस अपनी नीड के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन और उसकी डिस्क्लोजर को इजीली देख सके, ठीक है। अब यहां डालोगे हेडिंग मेन, फॉर्मेट ऑफ SOFP। भैया फॉर्मेट क्या है इसका, वो भी देख लो, फॉर्मेट क्या है। मैं पहले ही बता चुका हूं ये बात आपके लिए। पहले बोल चुका हूं आपके लिए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप कैसा रहने वाला है। पहले ही मैं बता चुका था आपके लिए कि भैया जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ये करंट ईयर का रहेगा और ये प्रीवियस ईयर का रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग कहां से करोगे आप? असेट से। कहां से करोगे? असेट से करोगे, ध्यान रखना। ये आपका डिवीजन सेकंड ऑफ शेड्यूल थर्ड है, ये ध्यान रखना। ये डिवीजन फर्स्ट नहीं है जो ऊपर इक्विटी से स्टार्ट ना, इक्विटी ना हो गए। तो यहां लिखोगे पहले क्या, नॉन करंट असेट्स, और यहां लिखोगे करंट असेट्स, ठीक है। तो बेसिकली बता रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है। पहले क्या लिखोगे, नॉन करंट। नॉन करंट में क्या क्या डालोगे, नॉन करंट में क्या क्या डालोगे? पहले लिखोगे PP, फिर लिखोगे कैपिटल, WIP, फिर लिखोगे आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी,
इनका सीक्वेंस सेम हो ये जरूरी नहीं है, बट ये कंटेंट होना जरूरी है। गुडविल, इसके अलावा अदर इंटेंजिबल असेट्स अदर देन गुडविल। इसके बाद देखिए क्या है, इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। इसके बाद क्या लिखोगे, बायोलॉजिकल असेट्स। और उसके कुछ और भी हैं तो वो भी लिखोगे इसमें, ड्रॉप डाउन। ठीक है, और इसके अंदर कुछ हेड सब हेड बनाए जा सकते हैं तो वो भी देख लो। इसके बाद देखो क्या है, डीटीए। डीटीए, ठीक है, डीटीए बाद लिखोगे अदर। अदर भी है कोई अपने पास नॉन करंट एसेट तो वो भी लिखोगे। फिर हेडिंग डालोगे करंट एसेट्स, और करंट एसेट फिर लिखोगे आप क्या, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री, इसके बाद है फाइनेंशियल असेट्स। फाइनेंशियल असेट्स में भी ड्रॉप डाउन लिखोगे, जितनी भी कैटेगरी हैं। करंट टैक्स नेट ऑफ कर लो लाइबिलिटी से, और अदर। ये आपका फॉर्मेट रहने वाला है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको बैलेंस शीट में बतानी है। ये कौन सा है बेटा, ये ओनली फॉर आपकी है असेट्स, टोटल असेट्स। सेम प्रोसीजर आपका इक्विटी में रहने वाला है। फॉर्मेट एक ही चल रहा है, ऐसा मत सोचना नया, फॉर्मेट वही चल रहा है। वही 2 साल की डेटा है आपके सामने, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर वही चल रहा है, ऊपर का फॉर्मेट चल रहा है। एक ही बैलेंस शीट तो एक ही होती है ना, ऐसा मत सोचना कि दूसरा फॉर्मेट बना दिया मैं दूसरा ना, वही चल रहा है। अब यहां दिखाओगे इक्विटी। इक्विटी, इक्विटी में है शेयर कैपिटल। दूसरा अदर इक्विटी, जिसे आप अदर रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से जानते हो वही है। और एनसीआई, ओनली सीएफएस, ओनली सीएफएस, ये वहीं पर आएगा बस। जब कंसोलिडेट बनाओगे तो यहां पर भी आएगा ये, क्योंकि ये आपके इक्विटी का पार्ट होता है। ठीक है ना, ऑनर इक्विटी का पार्ट नहीं होता बट इक्विटी का पार्ट होता है। इक्विटी और ऑनर इक्विटी में डिफरेंस होता है। जब मैं आपको स्टैंडर्ड पढ़ा रहूंगा यानी IFRS 3 पढ़ा रहूंगा और IFRS 10 पढ़ाऊंगा तो वहां चर्चा का विषय बनाऊंगा इसको। ठीक है, एनसीआई ऑल्सो पार्ट ऑफ इक्विटी बट नॉट पार्ट ऑफ ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी का पार्ट नहीं होता बट इक्विटी का पार्ट होता है। अब कुछ बच्चे बोलोगे बोल क्या दिया, ये आगे समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए इसको होल्ड पे कर दें। फिर लिखोगे नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लिखोगे फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल लायबिलिटी और ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन कैटेगरी है तो वो भी लिखनी नहीं चाहिए आपको। इसके अलावा है प्रोविजंस, प्रोविजंस। इसके अलावा DTL, इसके अलावा अदर। फिर आएगा आपका करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के बारे में समझो क्या है। करंट लायबिलिटी सेम है फाइनेंशियल लायबिलिटी, प्रोविजन, अदर करंट लायबिलिटी, करंट टैक्स लायबिलिटी।
ये टोटल हो गया इक्विटी का, इक्विटी एंड लायबिलिटी का। ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ये बैलेंस शीट यही बनाऊंगा मैं, ठीक है। अब ये मत बोला सर पहले इक्विटी आता था क्या आता था, वो भूल जाना आप। अभी मैं डिवीजन सेकंड ऑफ शेड्यूल थर्ड की बात करूंगा पूरे में, पूरे बुक के अंदर जितने वॉल्यूम से हमारे, जितने भी चैप्टर से, जितने टॉपिक से हमारे, सब में मैं यही बैलेंस शीट यूज करूंगा। जितने टर्म्स की प्रेजेंटेशन की बात करूंगा तो इसी बैलेंस शीट की बात करूंगा मैं, ठीक है, इसी प्रेजेंटेशन की बात करूंगा मैं। अब आप अगला फॉर्मेट लिखोगे जो बेहद इंपॉर्टेंट भी है। अब बच्चे कुछ बच्चे सर इतना जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो, बोला बेटा फॉर्मेट ओनली फॉर, ये तो इसमें ऐसे सवाल करोगे तो कैसे काम चलेगा। फॉर्मेट है, किसी टर्म्स के बारे में पूछना पूछ लेना, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी टर्म्स के बारे में पूछना है तो डेफिनेटली बेझिझक होकर पूछना आप, उसके बताने में मुझे कोई शक नहीं है, ना ही आपको कोई प्रॉब्लम है, आराम से पूछना जो आप पूछ सकते हो। अब यहां लिखोगे क्या, फॉर्मेट ऑफ एसओसीआई यानी कि पीएल। अब इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम, ठीक है। सोकी का मतलब क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम, पीएल नहीं बोलते इसको हम, बेसिकली पीएल को यही बोलते हैं, यही वर्ड यूज करते हैं हम लोग। आईएफआरएस में आपका क्या यूज होता है, सोकी, और हम क्या बोलते हैं इसको बेसिकली, पीएनएल, ठीक है, वही है। तो ऐसा कुछ मत बोलना कि सर ये क्या आ गया, कुछ नहीं है। इसका फॉर्मेट भी आपको वही करंट ईयर प्रीवियस ईयर बनाना है, ठीक है। मैं नहीं बोलूं समझ जाना, करंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों साल का बनेगा ये, हमेशा दो दो साल के तो कंपलसरी है। चलो अब आगे की बात करते हैं हम लोग। तो देखो क्या लिखोगे, फर्स्ट रेवेन्यू, अदर इनकम, ठीक है। सेकंड एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज में क्या क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, यहां पर आएगा परचेज ऑफ स्टॉक, स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेज इन इन्वेंट्री, इसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट। पहले बोला था कि आज का लेक्चर आपका बोरिंग होने वाला है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी होता है। फाइनेंशियल कॉस्ट, बच्चे पूछते रहे सर फॉर्मेट कहाँ है, कैसे लिखा आपने ये, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, ये टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। यहां जो निकल करके आएगा वो आएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट फर्स्ट माइनस सेकंड, बट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शन आइटम, और यहां प्लस माइनस करोगे एक्सेप्शन आइटम।
जिन्हें एक्सेप्शन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोनों ही होते हैं वो। ये आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और यहां से लेस करो टैक्स पेड। टैक्स पेड दो पार्ट में जाएगा, एक तो करंट और दूसरा डेफर्ड। ये आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सीक्वेंस चलते रहना आप लोग। ये चीज वही है जो आपने सीखी हुई है। पीएल में डिफरेंस तो नहीं दिख रहा ना अभी? अभी दिखेगा आगे, अभी नहीं दिखा, अभी आगे दिखेगा। अब तक कोई डिफरेंस नहीं दिखा, बट आगे दिखेगा आपको। इसको यहीं पर बंद कर देना, इसको यहीं पर बंद कर देना, ठीक है। अब इसी स्टेटमेंट नीचे लिखोगे, प्रॉफिट लेस बिफोर टैक्स फ्रॉम डिसकंटिन्यू बिजनेस, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। ध्यान रखना, ये था कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से, जो आपका चल रहा है उससे था। अब इसके अंदर आपको सेकंड पॉइंट भी लेना है इसी का, जैसा लिखा रहा हूं उसी सीक्वेंस चलना है। भैया आपका कोई डिसकंटिन्यू बिजनेस बंद हो गया, उससे कुछ प्रॉफिट लॉस हुआ है क्या, वो देखना पड़ेगा। टैक्स ऑन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, इसको एडजस्ट करोगे और ये आएगा क्या, पीएल फॉर करंट ईयर, पीएल फॉर करंट ईयर आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स। ये कंटिन्यू का है, इस कंटिन्यू के अंदर नॉन कंटिन्यू का ऐड कर दूंगा, तो ये आएगा टोटल वाला। यानी इसको मैं कह दूं ए, इसको कह दूं बी, ठीक है, टोटल आ जाएगा। स्टेटमेंट को चलते ना, चलते रहना है, इसको बंद मत करना बेटा अभी है, स्टेटमेंट को बंद मत करना, इसी स्टेटमेंट में आगे आगे चलना है, इसी स्टेटमेंट में आपको आगे चलना है। इसी स्टेटमेंट में आगे चलना है आपको। और इसमें डालोगे क्या, ये हो गया यहां तक पीएल फॉर करंट ईयर आफ्टर टैक्स कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यू दोनों बिजनेस का। यहां लिखोगे क्या, अदर कॉम्प्रेहेंसिव इनकम, अदर कॉम्प्रेहेंसिव इनकम, जिसको ओसीआई बोलते हैं, इसको अंडरलाइन कर दोगे। स्टेट ध्यान रखना, आपकी प्रेजेंटेशन दो प्रकार से होती है, इसी के अंदर ओसीआई भी एडजस्ट करना है या फिर ओसीआई के लिए अलग से स्टेटमेंट बनाना है। इसको अलग से भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेसिकली स्टैंडर्ड क्लियरली बोलता है कि आप चाहो तो साथ में ले लो, चाहो तो आप अलग अलग ले लो, ठीक है ना। लेकिन कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग का एक ही स्टेटमेंट हो जाएगा, कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस का प्रॉफिट है वो एक ही स्टेटमेंट हो जाएगा, बट ओसीआई को आप अलग से दिखा सकते हो। यहां पर स्टैंडर्ड आपको थोड़ा सा क्या देता है, ऑप्शन देता है। तो यहां पर तीन फैक्टर लूंगा इसके में, क्या देखो क्या क्या है ओसीआई में, क्या है? रटने हैं, लिख लो रटने हैं। ओसीआई में क्या क्या आइटम आएंगे, रटने हैं। डालोगे ए आइटम क्लासिफाइड टू ओसीआई नॉट रिक्लासिफाइड टू पीएल। एक बार जो ओसीआई में चला गया वो पीएल में नहीं जाएगा, क्लियरली। एक बार आपने किसी आइटम को यदि ओसीआई में लेकर के चलेगी, यदि वो कभी भी पीएल में नहीं आएंगे तो उनको अलग दिखाना है। बात को समझो, आपको जब मैं ग्रुप अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा वहां पर कुछ चर्चा का विषय बनाऊंगा, ऐसी बात है। एक ऐसे आइटम होते हैं, किसी आइटम का प्रॉफिट लॉस हुआ, वो आपने ओसीआई में ट्रांसफर कर दिया और पहले से डिसाइडेड है कि ये वाला पीएल में नहीं लेके जाना, यानी कि पहले ओसीआई में क्लासिफाइड किया,
फर्दर उसको रिक्लासिफाइड नहीं करोगे पीएल के अंदर, ठीक है, तो उस केस के अंदर वो आइटम यहां पर आएंगे। एक बार ओसे चला गया पीएल में नहीं आएगा, ये वो ट्रांजेक्शन है। बी, या इस पे लिख लो, टैक्सेज ऑन आइटम क्लासिफाइड टू ओसीआई, ओसीआई नॉट क्लासिफाइड टू पीएल, यानी ऊपर वाले की टैक्स की बात कर रहा है, ऊपर वाले टैक्स की बात कर रहा है, ऊपर वाले की ही टैक्स की बात कर रहा है, इसी का है। और यहां डालोगे बी, आइटम क्लासिफाइड टू ओसीआई बट रिक्लासिफाइड टू पीएल और टैक्स ऑन। इसकी भी बात हो गई यहां पर, इसकी भी बात हो गई यहां पर, इसकी भी बात हो गई। इसको बोलते टोटल कॉम्प्रेहेंसिव इनकम। क्लियर है? अब आपने कंटिन्यूइंग बिजनेस का लिया होगा, कंटिन्यूड बिजनेस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट लॉस ऑन डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, वो भी पीएटी लिया होगा आपने, वो प्लस कॉम्प्रहेंसिव इनकम जो भी ऊपर निकली है, तीनों को टोटल करके आएगी टोटल इनकम। इसको बोलते टोटल इनकम। क्या बोलते बेटा इसको? टोटल इनकम फॉर द ईयर। आई होप, उम्मीद करता हूं आपने कुछ नया सीखा होगा। जो स्टेटमेंट आपने सीखे हैं उनसे कहीं ज्यादा गुना लेंथ यहां पर है, इसलिए इसको लिखाना बहुत जरूरी था। मैंने बोला धीरे धीरे चलोगे बातें समझ में आना स्टार्ट होंगी। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। क्या सर हमारा फॉर्मेट खत्म हो गया? ना बाबा ना, अभी खत्म नहीं हुआ है, ये फॉर्मेट अभी चलता रहेगा, ये फॉर्मेट अभी चलेगा बेटा, ये फॉर्मेट अभी भी कंटिन्यू चलेगा। ये फॉर्मेट अभी कंटिन्यूइंग चलेगा। तो मेरे पास कौन सा हो गया बताओ? कॉम्प्रहेंसिव इनकम का भी हो गया, सेकंड तो यही था, और पहला आपका चल ही रहा था ये वाला, ये इसका हम थर्ड दे दो, थर्ड, कि पहला तो था रेवेन्यू, दूसरा था आपका एक्सपेंसेज, और तीसरा था आपका कॉम्प्रहेंसिव इनकम, ठीक है। इसके अंदर कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूइंग दोनों है, इसके अंदर कंटिन्यूइंग भी था और डिसकंटिन्यूइंग भी था। अब आ गया जाओ कितना, 4, ईपीएस। आपको इस स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम में ईपीएस दिखानी पड़ेगी, तो इसमें लिखोगे क्या? ईपीएस में पहला आएगा बेप्स, ये आपको इंडेस, इंड एएस 33 में पढ़ने को मिलेगा। एक होगी डेप्स, लिख लो इसमें स्ट्रेट फॉर बेसिक अर्निंग पर शेयर, और यहां पर है डाइल्यूटेड ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस। और याद रखना, सामने लिख लो 4 कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस ऑपरेशन, दोनों की आएगी ये कंटिन्यूड का भी आएगा और डिसकंटिन्यूड का, ठीक है ना। बेप्स और डेप्स दोनों, दोनों का आएगा। दोनों का आएगा। और दिखाना है आपको मर्ज्ड, मर्ज्ड बेप्स और डेप्स, यानी कि कंटिन्यूइंग प्लस डिसकंटिन्यूइंग दोनों का एक साथ और दिखाना है। पहले दोनों का अलग अलग दिखाना है, फिर दोनों का मर्ज में भी दिखाना है,
ठीक है। आगे लिखोगे इसमें अब ओसीआई इज नॉट कंसिडर्ड, ओसीआई इज नॉट कंसिडर्ड फॉर ईपीएस। ऊपर जो हमने ईपीएस निकाली है ना, उसमें ओसीआई नहीं आएगा। ये जो हमने लिया ना टोटल प्रॉफिट, ये ओनली फॉर इनका लेना है, इनके बेस पर ही निकालना है आपको। कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग के बेस पर ही आपको निकालना है ईपीएस और डीपीएस। याद रखना इस बात का। आप इसमें ओसीएस इन्वॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। और फिर इसके दो बाइफर्केशन करोगे भैया, एनसीआई में कितना जाएगा और सीआई में कितना जाएगा। ये आपको सीएफएस में पढ़ने को मिलेगा। अभी याद रख लो कि जो आपकी टोटल ओसीआई आई है, जो कंसिडरेशन है आपका ईपीएस जो है, ईपीएस एनसीआई के हिस्से का कितना पार्ट है और आपका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का कितना पार्ट है, कंट्रोलिंग का कितना है, नॉन कंट्रोलिंग का कितना है, ये आपको वहां मिलेगा सीएफएस में। इसको आप होल्ड लगा लो और लिख लेना रेफर टू इंड एएस 103 और 110। ये वहां पर समझ में आएगा, ये अभी समझ में नहीं आएगा। ये आपको वहां समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सर स्टेटमेंट खत्म नहीं हुआ क्या? बेटा खत्म हो गया अब, ठीक है। ये आपको कहां पर दिखाना है बेटा? सोकी में, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम, यानी कि पीएल। इतना बड़ा पीएल का आपका फॉर्मेट है, ये पूरा फॉर्मेट एक ही है। और चाहो तो आप अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम से और नीचे वाला ये आप आराम से इसको अलग दिखा सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको बात ये ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और एक स्टेटमेंट और लिख लो आप, एक स्टेटमेंट और लिख लो, फिर हम देन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। ये फॉर्मेट वहीं क्लोज कर दो। और यहां पर बनाओगे 1 2 3 4 5। ये क्या बन रहे हैं? इससे बढ़िया तो मैं ऊपर से शेप ले लेता हूं। दिस इज नॉट परफेक्ट, ये परफेक्ट नहीं है। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? चलो, आपको कुछ नहीं सोचना, सिंपल सी बात है। आपको 5 कॉलम बनाने, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 रखने हैं आपको, ठीक है। 1 2 3 4 5 और एक 6। आपको 6 कॉलम बनाने हैं और इसको बोलेंगे क्या? प्रेजेंटेशन ऑफ एस ओ सीई, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी, इक्विटी में कितना चेंज हुआ है। ये लिखोगे यहाँ पर क्या? शेयर कैपिटल। ये लिखोगे रिटेन अर्निंग। ये लिखो कैपिटल रिजर्व। ये लिखोगे अपने पास क्या? ट्रांसफर टू रिजर्व। यहाँ लिखोगे ओसीआई और यहाँ करोगे टोटल। इसका पहले ओपनिंग बैलेंस लिखोगे सबका, प्लस करोगे करंट ईयर प्रॉफिट। और जब करंट ईयर प्रॉफिट लोगे तो रिटेन अर्निंग में फर्क आएगा एक तो, और टोटल में फर्क आएगा। बाकी में कोई चेंज नहीं होगा।
प्लस करोगे OCI तो इसका इम्पैक्ट ओनली फॉर कहां पर, दो जगह आएगा, रिजर्व में भी ट्रांसफर होगा यहाँ पर भी आएगा। और इसके बाद आएगा डिविडेंड पे करोगे तो लेस हो जाएगा डिविडेंड, और जब डिविडेंड का पेमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपका रिटेन अर्निंग पर इम्पैक्ट आएगा और कहीं नहीं आएगा। इसके अलावा ESOP इशू करोगे तो इक्विटी शेयर बढ़ जाएंगे आपके, ESOP इशू होगा तो आपका यहाँ रिटेन अर्निंग कम हो जाएगा, इस पर इम्पैक्ट आएगा। बायबैक करोगे तो आपका इक्विटी भी जाएगा और रिटेन अर्निंग से भी जाएगा, क्योंकि रिजर्व से पैसा निकलेगा। बस हो गया, टोटल निकाल दो, इन नेट है। वैसे ये स्टेट कहीं काम आने वाला नहीं है आपके लिए, ये स्टेटमेंट आपका कहीं काम आएगा नहीं, बट फिर भी आपको अंडरस्टैंडिंग में पता होना चाहिए। जितना प्रॉफिट आया ऐड होगा, गया लेस होगा, जहां से आया जहां जहां पर आया ऐड होगा, जहां से गया वहां से लेस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा ये है। इससे क्या निकल के आएगा, नेट ऑफ यानी क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, नोट्स टू बी अकाउंट्स है और कुछ बातें हैं जो आपको थोड़ा बहुत कुछ और भी समझाना है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका लोन का पार्ट है। लोन का एक पूरा लेक्चर आपको लोन की अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाऊंगा कि इसको करंट और नॉन करंट में कैसे बाइफरकेशन करना है, क्योंकि बहुत जगह बहुत स्टैंडर्ड में इसकी चर्चा होने वाली है। ठीक है, ऐसी कुछ असेट्स होती हैं, कुछ लायबिलिटी होती हैं जो करंट और नॉन करंट दोनों में जाती है कॉरस्पॉन्डिंगली। ठीक है, तो वो आपको मैं एक लेक्चर सेपरेट लूंगा पूरा 1 घंटे का, और उस 1 घंटे के लेक्चर में आपको यही समझाऊंगा कि भैया आपको लोन बोरोइंग्स का ट्रीटमेंट किस तरीके से दिखाना, क्योंकि उसका बहुत बड़ा लिटरेचर है यहाँ पर, और वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर भी डालने वाला हूं। ठीक है, अब मैंने आपको ओनली फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इंडेस 1 था उसका मैंने आपको 30 से 40% लिटरेचर कवर कराया है। ठीक है बेटा, बाकी डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है, और यदि मैं ऐसे रेगुलर बैच की तरह लूंगा तो मैंने पहले बोला था हर स्टैंडर्ड कम से कम आपको 10-10 घंटे की क्लास तो खाएगा, और जो देना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, इससे बढ़िया है जो प्रैक्टिकल आपके इंडेस है वहां पर ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए। आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करें उनके साथ, और इसको सब्सक्राइब करें जितना हो सकता है। आप हमें प्यार दीजिएगा, और आप डेफिनेटली हम आपके लिए मेहनत कर भी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।